देखो ये बताओ सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है? सॉलिड है ना। गिफ्ट पेपर है ना। ये मतलब ना आदमी ना अपनी आदत से गरीब होता है। ऐसा नहीं कि हम पहले आदमी थे फिर गरीब हुए। ठीक है, अब आया ना। देखो टॉपिक का नाम क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब हम लोग फ्लूइड के बारे में कुछ तो पढ़ने वाले, बट क्या आपको पता है फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स किसी को पता है फ्लूइड्स क्या होता है? पता है अलीशा? आप फ्लूइड्स क्या होता है? फ्लूइड्स बताओ, आप बताओ विशाल। लिक्विड, ठीक है, इसके हिसाब से लिक्विड इज फ्लूइड। ओके, पढ़ लिया? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। एनीथिंग विच कैन फ्लो, ऐसी कोई भी चीज जो फ्लो होती है, फ्लो मतलब क्या? बहना। ऐसी कोई भी चीज जो बहती है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड। सब लोग फूको फूको फूको। फूका, हवा ब्लो हुई। हाँ, कोई मरा नहीं, मतलब सब ब्रश करके आए हैं, अच्छी बात है। तो देखो हमने फूका, हवा ब्लो हुई। हवा क्या हुई? ब्लो हुई। मतलब हवा क्या है? एयर क्या है? फ्लूइड है। एयर क्या है? फ्लूइड। बराबर है। आप लोग घर पे कहीं पोछा मारते हो, घर धोते हो या आंगन वंगन होगा, गैलरी वगैरह धोते हो, तो हम लोग क्या करते हैं? पानी ऐसे फेंकते हैं उसके ऊपर, फिर उसको खराटे से खींचते हैं, तो पानी क्या होता है? बह जाता है कि रुकता है जगह पे? तो पानी भी क्या है? फ्लूइड। और कुछ एग्जांपल बताओ जो फ्लूइड है। मतलब आज तक ना बच्चों हम लोग सब्सटेंस को 3 स्टेट में डिवाइड करते हैं। एक कौन सा हो गया? सॉलिड हो गया, इसलिए मैं गैसेस पहले लिखूं। लिक्विड, सॉलिड, गैसेस एंड लिक्विड। मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में हम लोग चीजों को डिवाइड करते हैं, राइट? तो आपको क्या लगता है सॉलिड फ्लूइड है? प्रमोद, सॉलिड फ्लूइड है बेटा? नहीं है। आपको लगता है सॉलिड फ्लूइड है? क्यों नहीं है सॉलिड फ्लूइड? वो मार्बल, पता है गोटी खेलो बचपन में, गोटी वगैरह खेलो? आप खेलो बेटा? आप गोटी नहीं खेले? आप लोग खेलो? अच्छा, खेलते हैं यार गर्ल्स भी, वो टब्बू भी खेलते हैं ना, खेलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो हम उसको फेंकेंगे तो प्रमोद तो फ्लो नहीं करेगा। गोटी को ऐसे फेंकेंगे तो फ्लो नहीं करेगा। मेरे पास 15-20 गोटी और अगर मैं ऐसे फेंक दूं तो फ्लो करेगा? करेगा। मतलब वो फ्लूइड है। फ्लो तो कर रहा है ना, लेकिन फ्लो करेगा कि नहीं? दिया नहीं करेगा, रुक जाएगा, सब फेंकेंगे रुक जाएगा। देखो फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? अंदर है सर, ये गलत है सर, ये आप चीटिंग कर रहे हो। हाँ, क्या बात कर रहे हो? मतलब मैं पानी यहाँ से डालूंगा तो सीधा हिमालय तक जाएगा? एग्जैक्टली। पानी और हवा फ्लो करती है, जो गोटी है ना वो रोल कर रहा है। वो समझ में आ रहा है? वो रोल कर रहा है, वो थोड़ी फ्लो कर रहा है, वो तो रोल कर रहा है। फ्लो और रोल में अलग है, अभी हम पढ़ेंगे जब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड तब समझेगा दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो जो चीज फ्लो करती है बच्चों वो क्या है? फ्लूइड है। तो सॉलिड फ्लूइड है कि इसमें सॉलिड? लिक्विड फ्लूइड है, गैसेस फ्लूइड है। यस, तो हम लोग इन दोनों को क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड बोल सकते हैं। बराबर, इनको हम क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड बोल सकते हैं। लेकिन एक और कैटेगरी होता है जो हम लोग बहुत रेयरली पढ़ते हैं, वेरी गुड, वो क्या है? प्लाज्मा। समझा? प्लाज्मा भी एक तरह का स्टेट है। प्लाज्मा मतलब क्या हो सकता है? लावा, पता है लावा? देखो जो लावा निकलता है ज्वालामुखी से, वॉल्केनो से जो लावा निकलता है, देखो वो सॉलिड होता है क्या? वो लिक्विड होता है क्या? वो जेल जैसा होता है। किसके जैसा होता है? जेल जैसा। तुम लोग ने गोला खाया है? गोला, तो गोला में देखो जेली डालता है, और नहीं डालेगा तो हम लोग बोलते हैं क्या भैया जेली तो डालो यार, तो जेली डालता है, मस्त लगता है ना वो। तो वो जेली लिक्विड है क्या? सॉलिड है क्या? नहीं। देखो वो कैसा होता है? थोड़ा सा विस्कस होता है। विस्कस मतलब गाढ़ा होता है, डेंस होता है, थिक होता है। ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। जैसे टूथपेस्ट ले लो आप, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट लिक्विड है, सॉलिड है? सॉलिड होगा तो शेप चेंज नहीं कर पाएगा, लिक्विड होगा तो अपने आप बहना चाहिए, ढक्कन खोलते बहता है क्या? नहीं। और अगर सॉलिड होता तो शेप नहीं चेंज होता, पर हम उसका शेप बदल सकते हैं ऐसे प्रेस करके, तो वो क्या है फिर? प्लाज्मा है। तो आपके हिसाब से प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड है कि नहीं है? फ्लूइड है कि नहीं प्लाज्मा? तो लावा कैसे बाहर आता है? बह के बाहर। छोटी छोटी चीजें अक्सर गड़बड़ कर देती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब धूप में से जाए तो कम से कम आधा घंटा बैठे, शांति से ना नहाए ना पानी पिए, उसके बाद आप पानी पिए। सर मेरा प्यास सबको लगा, लेकिन उससे मर नहीं जाएगा गर्म पानी। ठंडा पानी बैठ के भी तो नुकसान ही करेगा। देखो गर्म के बाद ठंडा नहीं कर सकते, मालूम है ना? गर्म के बाद ठंडा नहीं यूज कर सकते, ठंडे के बाद गर्मी का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी के साथ अपना ध्यान रखते हैं, एक छोटी चीज और ध्यान रखो कि बर्ड्स वर्ड्स के लिए भी पानी रखो। बर्ड्स हो गए, काऊ हो गया, है ना? अगर हमारे यहाँ तो गाय वगैरह नहीं वैसे इतना, पर डॉग्स हो गए, उनके लिए भी अपने घर के बाहर पानी रखो। आपको जरूरत है इससे उनको भी जरूरत है, ठीक है? आपके घर के पास आके बैठते हैं तो उनको भगाओ, ठीक है? तो हम लोग ने क्या देखा बच्चों? फ्लूइड में क्या क्या आएंगे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, अब फ्लूइड की कुछ और प्रॉपर्टीज है जो आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे फ्लूइड है ना, फ्लूइड, इसके अंदर मॉड्यूलस ऑफ शियर और मॉड्यूलस नहीं होता। शियर मॉड्यूलस मतलब क्या? अंदर से रेजिस्ट करने वाला फोर्स। जैसे मतलब मैं क्या हो रहा, अभी सॉलिड है ना, इसको मैं प्रेस करने की कोशिश करो या इसको मैं प्रेस करने की कोशिश करो, तो ये भी अंदर से फोर्स लगा रहा है, ये भी क्या कर रहा है? अंदर से फोर्स लगा रहा है, और अपने ऊपर के आने वाले फोर्स को कैंसल आउट कर रहा है। जैसे अभी देखो ये डस्टर है, अगर मैं इसको प्रेस करने की कोशिश करूँ तो ये क्या हो रहा है? प्रेस होने दे रहा है क्या? नहीं, इसके अंदर जो फोर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलस, शियर ऑफ मॉड्यूलस। पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में डिटेल। अभी ये भी सॉलिड है, लेकिन मैं इसको प्रेस करूँ तो दब रहा है, लेकिन देखो छोड़ते ही वापस आ रहा है ना, मतलब इसके अंदर का रीस्टोरिंग फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग, समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा फ्लूइड्स में नहीं होता।
जैसे टूथपेस्ट है, सपोज टूथपेस्ट है, आप उसको दबाओगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। डव पता है डव? नहीं, साबुन महंगे साबुन की बात नहीं करूँ मैं, तुम लोग समझ, डव की बात करूँ बेटा। लाइफ बॉय पता है, लाइफ बॉय, हाँ ठीक है, अपने लिए लाइफ बॉय ठीक है, ओके। तो मैं बात करूँ डव मतलब वो आटा होता है ना, आटा जिसको हम गूंदते, तो देखो उसके ऊपर फिंगर्स छप जाते हैं, अगर आपने उसको किया होगा तो क्या वो हाथ हटाएंगे वापस वो फिंगर्स पहले जैसे हो जाते? नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स उतना स्ट्रांग नहीं है, या ना के बराबर है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो फ्लूइड्स के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होता है। एक और चीज आप देखोगे ना, फ्लूइड्स को आप जिस शेप में डाल दोगे वो ऐसे ही हो जाएंगे। जैसे सबके घर में टूथपेस्ट होगा, ब्रश तो सब करते होंगे, चलो महीने में हफ्ते में एक बार पर करते तो होंगे, राइट? नहीं वो भी नहीं, अच्छा डेली करते क्या? वैसे क्या हुआ, वैसे 2 बार करना चाहिए। सच बोलो तो आप सुबह ब्रश करो मत करो चलेगा, लेकिन रात को सोने से पहले करना चाहिए। क्यों? रात में ही डिकम्पोज होता है सब कुछ, मुंह के अंदर जो रहता है खाया पिया। क्या बोल रही है? क्या 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 दिया? ये चीज मैं भी सोचा था। दिया देखो कितना टेक्निकल बात कर रही है, बोलते हैं इंसान 2 बार ब्रश करता है फिर भी दांत दुखता है, सड़ता है, और एनिमल्स का ऐसा कुछ नहीं होता, ब्रश ही नहीं करते। तो वो हमारे जैसा आलतू फालतू चीजें नहीं खाते ना, इसीलिए। समझ में आ रहा है? जैसे आप देखो बर्गर पिज्जा ये सब रख दो, डॉग्स के सामने नहीं खाएंगे, गाय के सामने नहीं खाएंगे, लेकिन हम सब आलतू फालतू चीजें खाते हैं। हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, वो लोग नहीं खाते। शुगर मत खाओ, दांत नहीं खराब होंगे। समझ में आया? तो ब्रश का लॉजिक नहीं है उसमें। ओके ठीक है, चलो। तो मैं ऐसे वो क्या बता था, हाँ इसके फ्लूइड्स को आप जिस शेप में रखोगे ना वो उसी शेप में हो जाएगा। जैसे देखो ना, मैं बोला सबके घर में टूथपेस्ट है, लेकिन सबके टूथपेस्ट का शेप और साइज एक ही है क्या? किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता है कंपनी वाले को वो क्या है फ्लूइड है, आप उसको जिस शेप में डालोगे उस शेप में आ जाएगा। पानी को देखो, पानी को बाउल में डालोगे तो बाउल शेप का हो जाएगा, ग्लास में डालोगे तो ग्लास शेप का हो जाएगा, बॉटल में डालोगे तो बॉटल शेप का हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या नहीं हुआ? एज्यूम तो कर ही सकते हैं, इतने बीच में इतने ठीक है चलो समझा। तो चलिए कुछ नहीं वो प्लास्टिक्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं फटाफट, ठीक है? चलो 4 प्रॉपर्टीज दिया है बच्चों यहाँ पे, आप लोग का टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। देखो बच्चों, ये है टेक्स्ट बुक में, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज है ना, फ्लूइड्स के 4 प्रॉपर्टीज है। थियरी एग्जाम में थोड़ा सा कम आ सकता है, लेकिन आपको एंट्रेंस में काम आने जैसा टॉपिक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या? इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या? जैसे एक बहुत फनी एडवर्टाइज था, वो मैन विल बी मैन का एडवर्टाइज आता था। वो 2 आदमी रहते थे बहुत मोटे मोटे, तो एक फीमेल लिफ्ट में एंटर करती थी, तो थोड़ी देर के लोग सांस रोक के खड़े हो जाते थे, पेट अंदर करके, और जैसे निकलते तो ऐसे पेट बाहर। तो उन्होंने अपने पेट को क्या किया? क्या बात है, क्या उदाहरण! उन्होंने अपने पेट को कंप्रेस किया। बट ऐसा हम लोग फ्लूइड के साथ नहीं कर सकते। सॉलिड्स को आप कंप्रेस कर सकते हो, जैसे फॉइल पेपर है, देखो फॉइल पेपर सॉलिड है, लेकिन आप उसको चाहो तो ऐसा पूरा कंप्रेस करके छोटा सा बॉल स्ट्रक्चर बना सकते हो, लेकिन आप फ्लूइड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते। तो बोलोगे कर सकते हैं हम लोग, आटे को कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से कंप्रेस करोगे तो वहां से वो निकल ही रहा है ना। और यही प्रॉपर्टी का यूज करके बड़े बड़े ब्रिज को उठाए जाते हैं। कैसे? हाइड्रोलिक लिफ्ट, पता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह पता है? हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक मशीन सुना है? अच्छा, बड़े बड़े कपाट होते हैं ना, जो कपाट मतलब बेड उसके ढक्कन में भी लगा होता है, देखो ढक्कन बोल रहा हूं, उसके ढक्कन में भी लगा होता है, 2 सक्शन जैसा लगा होता है, ऐसा रहता है देखो। तो ऐसे हम उठाते थोड़ा सा अपने आप उठ जाता है पूरा। क्रेन वगैरह देखा है? क्रेन वगैरह उसमें भी रहता है, देखो धीरे धीरे ऐसे ऐसे बड़ा होता है फिर धीरे धीरे छोटा होता है। तो उसमें भी क्या यूज होता है? अच्छा, हाइड्रोलिक प्रेस देखा आपने? यूट्यूब पे वीडियो आते हैं, किसी भी चीज को दबा देता है एकदम। हाइड्रो मतलब क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसमें होता है? वाटर में। तो हाइड्रोलिक प्रेस मतलब उस मशीन में क्या डाला गया होता है? पानी। मतलब कुछ भी फ्लूइड, कोई भी लिक्विड होता है, पानी भी यूज कर सकते हो, लेकिन पानी की जगह हम लोग ऑयल वगैरह यूज करने की कोशिश करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो क्या होता है बच्चों, इनकम्प्रेसिबल। अगर हम कुछ करके अगर उसको बढ़ाए तो वो क्या होगा, जितना भी वजन रहेगा उसके ऊपर उठा। तुम लोग ने स्कूल पे ये प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, देखो ऐसे इंजेक्शंस होते हैं, देखा है आपने? और यहाँ पे एक इंजेक्शन रहता है, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, समझो हमने कोई वजन रखा है, तो यहाँ से जैसे जैसे मैं प्रेस करूंगा अपने आप ये लोड यहाँ से उठता है। देखा है आपने? बच्चे लोग क्रेन भी बनाते हैं इंजेक्शन का यूज करके। क्यों बनाते हैं, कैसे बना लेते हैं? क्योंकि ये प्रॉपर्टी काम कर रहा है। अगर आप यहाँ से वाटर को प्रेस करोगे तो वाटर प्रेस नहीं होगा, वो कंप्रेस नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, कहीं और से निकलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं एक उंगली से कार को उठा सकता हूँ, ये इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। सर थोड़ा ज्यादा हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉन विस्कस मतलब क्या होता है कि उसके बीच वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए। पर हम लोग जो बोल रहे हैं जैसे टूथपेस्ट है, जेली है, ये सब गाढ़ा होता है। तो फिर ये कैसे काम कर रहे हैं? हम लोग जो पढ़ रहे हो किसके लिए पढ़ रहे हैं बच्चों? आइडल फ्लूइड के लिए। सच में कोई आइडल फ्लूइड होता होगा क्या? नहीं। सच में कोई 100% प्लास्टिक बॉडी है क्या? नहीं। सच में कोई 100% इलास्टिक बॉडी है क्या? नहीं। लेकिन हम पढ़ते हैं एज्यूम करके। तो हम लोग किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं? अगर कौन सा हनी? नहीं, पानी भी विस्कस होता है, उसके बीच में भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता ही है। जैसे मैं ये देखो, ये जो एग्जांपल आपको दिया था ना, आप कभी डाल के देखना, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखो ना, पानी को अगर आप फ्लो करोगे, इस पे डाल के देखो,
तो जब पानी आगे जाता है तो देखो पीछे एक निशान छोड़ते हुए जाता है, समझा आप? देखो पानी आगे जाएगा लेकिन पीछे निशान छोड़ेगा, तो वो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उसके और बेंच के बीच में भी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो रहा है ना, मतलब समझ में आ रहा है? मतलब सब में थोड़ा बहुत तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, लेकिन इसका क्या कहना है कि उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, नॉन विस्कस। समझ में आ रहा है? तो हम लोग जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो किसके बच्चों, आइडल फ्लूइड। और लास्ट क्या बोल रहे हैं, स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो मतलब क्या, जैसे ये देखो अगर पानी बह रहा है ना तो वो एक ही स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा, कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, ऐसा होगा नहीं। जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स है सबका डायरेक्शन क्या होगा, एकदम सेम। समझ में आ रहा है? तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, कोई चीज सॉलिड लिक्विड या गैसेस है, कैसे आप उसको मतलब डिफरेंशिएट करोगे कि कोई चीज सॉलिड है लिक्विड है? एग्जैक्टली, वेरी गुड विशाल। उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। समझ में आ रहा है? जैसे सॉलिड है, हर चीज पार्टिकल से बनी है, मालूम है ना? गैस हो चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो। अभी देखो चौक से हम लोग पहले लिखते थे तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल गिरते थे, राइट? समझ में आ रहा है? मतलब चौक भी किससे बना है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से बना। तो जो सॉलिड होता है उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, कैसा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? मैं बताता हूँ कैसे होगा। ये डस्टर है, इसको तोड़ के देखो, वेरी स्ट्रॉन्ग होगा। देखो मैं इसको तोड़ना चाह रहा हूँ, मतलब मैं इसके मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करना चाहता हूँ, पर ये होगा क्या, नहीं तोड़ सकता हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या नुकसान हो जाएगा? हाँ, इसीलिए मैं नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं ऐसे करूँ तो टूट जाएगा बहुत ही, नहीं नुकसान हो जाएगा। हाँ, फीस भर, पहले फीस भर आने के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मंडे को चेक करने वाले। नहीं मैं सच में ऐसे करूँगा, मैं अलीशा तोड़ सकता है इसको, मैं ऐसे ब्लैक बेल्ट, देखो ब्लैक बेल्ट है ठीक है, तो हम लोग इसको तोड़ना चाहे तो तोड़ पा रहे क्या? क्यों नहीं तोड़ पा रहे हम लोग इसको, क्यों नहीं तोड़ पा रहे? क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। हाँ समझा, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। नहीं नहीं बाबा, और चलेगा 2-3 साल ठीक है। तो हाँ गरम ए उसी के क्लास से लाया हो। चलो यहाँ पे देखो, तो इसका सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हार्ड है, लेकिन पानी को आप चेंज कर सकते हो, उसका शेप साइज आराम से चेंज कर सकते हो। जैसे जैसे बर्तन चेंज करोगे अपने आप उसका शेप चेंज हो जाएगा। और गैस को तो कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे रिलीज करेंगे अपने आप स्प्रेड हो जाएगा। मतलब सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, लिक्विड में ना के बराबर, और गैस में होता ही नहीं। समझ में आ रहा है? ऐसे करके डिवाइड होती है चीजें, सॉलिड, लिक्विड या गैसेस। ये चारों प्रॉपर्टी समझ में आया बच्चों? व्हाट आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आइडल फ्लूइड? इट इज इनकम्प्रेसिबल, इट इज इरोटेशनल, इट इज नॉन विस्कस एंड इट हैज स्टेडी फ्लो। सामने खड़ा हो गया तो सब आंसर गायब हो गया निकित का, नहीं तो फटाफट पहला पॉइंट बराबर आया था ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अच्छा, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड यहाँ पे भी दिया, पेज नंबर 27 पे जरा सा देख लेते हैं। समझा? ये आइडल फ्लूइड का था। अभी जो प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे वो किसका है बच्चों? फ्लूइड का। चलिए देखिए फटाक, पेज नंबर 27 पे छोटे छोटे पॉइंट्स में फटाक से बता दे रहा हूँ। हाँ, दे डू नॉट हैव, निकाला पेज नंबर 27। दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म। डिफॉर्मेशन मतलब क्या बच्चों बताओ? डिफॉर्मेशन मतलब क्या, अपन पढ़ेंगे टॉपिक, बताइए डिफॉर्मेशन मतलब क्या? एक पेज दो फटाक से, कोई खराब पेज। देखो ये बताओ, सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है? सॉलिड है ना, गिफ्ट पेपर है ना। ये मतलब ना आदमी ने अपनी आदत से गरीब होता है ऐसा नहीं कि हम पहले आदमी थे फिर गरीब हुए ठीक है, अब आया ना आंसर। तो देखो ये मैंने पहले ये कैसा था, रेक्टेंगुलर शेप में था बराबर, फिर मैंने क्या किया, इस तरह से प्रेशर फोर्स लगा के इसका शेप साइज चेंज कर दिया। तो ये जो मैंने किया इसी को बोलते हैं डिफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? वो साउथ के पिक्चर जब एक मुक्का मारते देखो तो सामने वाले और थोड़ा ऐसे खड़े होकर करके बताना बहुत अच्छा लगा तो हर होता है उसका गाल ऐसा हो जाता है, तो वो उसके गाल को क्या करता है, डिफॉर्म करता है। लेकिन क्योंकि उसका गाल सॉलिड है, उसकी बॉडी सॉलिड है, तो वापस गिरने के बाद उसका शेप पहले जैसा हो जाता है, एकदम बढ़िया। समझ में आ रहा है? तो ये जो मैंने किया ना, शेप साइज को चेंज कर, इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। लेकिन जैसे हम लोग इसको छोड़ते देखो ये खुल गया, मतलब पूरी तरह नहीं खुल गया, पर एक शेप जैसा रखा था मैंने वैसा नहीं हुआ, और ये खुल के देखो कैसा हो गया। तो इसके अंदर क्या है बच्चों, डिफॉर्मेशन फोर्स का विरोध करने की ताकत है, अपोज करने की। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा फ्लूइड्स में होगा क्या? फ्लूइड्स को हाँ फॉइल पेपर नहीं खुल, लेकिन हर चीज का अपना अलग अलग प्रॉपर्टी है ना। समझ में आ रहा है? फॉइल पेपर का अपना प्रॉपर्टी, उसका अपना प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर ना डिफॉर्म को अपोज करने की कैपेसिटी नहीं होती। किसमें बच्चों? फ्लूइड में। किसमें? फ्लूइड में। आप जो भी डिफॉर्मेशन उसमें दोगे वो वैसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है? उसमें डिफॉर्म को अपोज करनी। डिफॉर्म मतलब समझ में आया क्या? डिफॉर्म मतलब किसी का शेप साइज प्रेशर डाल के चेंज करना, उसको हम बोलते हैं डिफॉर्म। तुम लोग के रिजल्ट्स आएंगे तो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे थोपड़े का डिफॉर्मेशन करेंगे। समझ में आ रहा है? बॉयज के तो पूरे बॉडी का डिफॉर्मेशन होगा, है ना? समझे कि नहीं? हाँ देखो, पापा करेंगे तो एक ही बार डिफॉर्म करेंगे, मम्मी करेंगे तो पहले सुबह करेंगी, फिर दोपहर को करेंगी, फिर शाम को करेंगी, और फिर सब करने के बाद बोलेगी रुक अभी पापा को आने दो और जब पूरी तरह से तुम लोग डिफॉर्म हो जाओगे तो थोड़ी देर बैठ के रोएगी, और अगर मारते मारते चूड़ी टूट गई तो तुमको और तोड़ेगी, समझे? और तुम चिल्लाओगे तो तुमको और तोड़ेगी। हाँ
क्या हुआ? हाँ हाँ, तो तुमको और तोड़ेगी। और अगर तुम नहीं मार खा रहे हो, भगवान के कृपा से अगर तुम बच गए, लेकिन तुम्हारा भाई बहन खा रहा है, उसमें तुम लोग दिख गए, फिर तुमको तोड़ेगी। समझ मतलब तुम लोग किसी न किसी कारण से कुटाओगे, क्योंकि तुम इंडिया में पैदा हो। हाँ, तो और कुटेगी फिर ऐसा, ठीक है। और नहीं रोगे तो भी कुटेगी, रो रहा नहीं है, ऐसे क्यों दिखा रहे ऐसा, ठीक है चलो। चलो, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। देखो फ्लूइड्स के पास क्या एबिलिटी होता है? टू फ्लो, तभी हम उसको फ्लूइड बोलते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या दिया है? दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ कंटेनर। आप उसको जिस कंटेनर में डालोगे वो उस शेप का हो जाएगा। देखो ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारे हर फ्लूइड को सूट करती है, क्योंकि अभी जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी वो किसकी थी? फ्लूइड की। ये प्रॉपर्टीज किसकी है? आइडियल फ्लूइड की। तो तीन प्रॉपर्टीज क्या क्या पढ़ी हमने फ्लूइड की? दे डू नॉट अपोज द डिफॉर्मिंग फोर्सेस। समझ में आ रहा है? पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप इसके ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, इस पे नहीं बेटा, इसके अंदर के पानी पे, तो वो उसका अपोज करेगा नहीं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा? दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। कैसे याद होता है? और थर्ड वाला क्या पढ़ा? हाँ थर्ड, अरे यस बेटा थर्ड, हाँ, दे कैन टेक द शेप ऑफ एनी कंटेनर। आप उसको जिस भी चीज में डालोगे वो उस चीज का शेप ले लेगा। समझ में आया? पक्का समझा? फ्लूइड्स का बेसिक्स यहाँ पे खत्म होता है। अब आते हैं हम लोग बच्चों प्रेशर के ऊपर। आज एक ही डेरिवेशन पढ़ेंगे छोटा सा, फिर हम लोग खत्म कर देंगे। ओके चलिए। ए बाबू समझ में आ रहा है क्या? अलीशा समझ में आ रहा है? प्रमोद समझ में आ रहा है? आप सीरियस नहीं रहने का बेटा, समझे क्या अलीशा? खुश रहो, पता नहीं ओके। वो 11th में पूरा नहीं आया है, 12th में क्या आएगा? अच्छा चलो बच्चों प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर आ रहा है आप लोग को? अरे वो वाला नहीं पागल, यहाँ वाला पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, देखो प्रेशर को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे देखो प्रेशर को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक है हाइड्रोस्टैटिक और एक है हाइड्रोडायनामिक्स, राइट? अब हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनामिक्स क्या है? चलो स्टैटिक क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अरे यार ऐसे क्या स्टैटिक कर रहे हैं? एस्थेटिक नहीं रहे, ऐसा वाला ना। एस्थेटिक और स्टैटिक में अंतर है। आपको एस्थेटिक का आइडिया है क्या होता है? आपको एस्थेटिक का आइडिया क्या होता है? देखो बेटा कोई टफ इंग्लिश वर्ड आया ना तो हमारे पास खुद की डिक्शनरी है, आप इसको पूछ सकते हो। कई बार मैं भी इसी को पूछता हूँ, बेटा इसका मतलब क्या है? तो ये धीरे से गूगल करके हमको बता देती है। एस्थेटिक मतलब वो नहीं का फोटो खिंचाने वाला था, ऐसे सब करते ना वो, ऐसा कुछ मतलब शायद। ठीक है, हम सीधे साधे लोग, हम ऐसे खड़े होते है ना प्रमोद? हाँ हाँ ऐसे खड़े होते, ऐसे हम खड़े हो जाते, हमको ज्यादा कुछ नहीं। गर्ल्स लोग का बहुत सारा पोज है, 100 फोटो खिंचाएंगे और इधर उधर जान उसके देख, मैं उधर देखते ऐसा किसना कैंडिड लगे फिर लिखेंगे कैंडिड पिक, जैसे कि किसी ने रैंडमली खिंची हुई। कैंडिड मतलब होती है कि रैंडमली खिंचा, आपको पता नहीं, लोग एक्टिंग करके कैंडिड खिंचाते है ना? नहीं खींचते, कितना अच्छा है। देखो उन लोग को खुद के फेस की पड़ी नहीं, उनको पता है उनका जूता उनके फेस से ज्यादा अच्छा लगे, वो जूते की फोटो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है चलो, तो स्टैटिक मतलब क्या होता है? जब कोई चीज कांस्टेंट रहती है। जैसे अब इसमें देखो पानी ना स्टैटिक है, मतलब वो रेस्ट मोड पे है। वह याद आ गया, वो क्या है? रेस्ट मोड पे। जब कोई चीज रेस्ट मोड में होती है तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक, मतलब जो चीज जैसी है वैसी रहती है। तो जब भी बच्चों देखो पानी है ना, पानी अगर रुका हुआ है तो हम लोग उसको किस में पढ़ेंगे? हाइड्रोस्टैटिक में। और अगर पानी फ्लो कर रहा है तब हम लोग उसको किस में पढ़ेंगे? हाइड्रोडायनामिक्स। तो अगर आपको आता है व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक, तो आप क्या बोलोगे? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द वाटर विच इज इन स्टैटिक फॉर्म। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच, कौन सा धामन का ना क्या वाला काम कर, अरे फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जो क्या कर रहा है? पानी के उस टॉपिक से रिलेटेड है जब पानी क्या है? स्टेडी है, यानी रेस्ट मोड पे। और फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच वो पानी के उस टॉपिक से डील कर रहा है जब पानी क्या है? फ्लो कर रहा है। दैट पार्ट इज कॉल्ड एज हाइड्रोडायनामिक्स। The branch of physics will deal with the flow of water is called as hydrodynamics. The branch of physics will deal with the water when it is in rest mode या static equilibrium, then it is called as what? Hydrostatic. समझ में? चलो बच्चों, तो प्रेशर के बारे में हमको पढ़ना है। प्रेशर का फॉर्मूला किसी को मालूम है? अब ये मुझे एडिट करना पड़ेगा। ओहो, तो वर्क डन का क्या? बताओ प्रेशर। वाह ये तो सही है। हाँ देख लिया बेटा, खाओ अनिकेत की कसम खाओ।
तो वेरी गुड। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बच्चों? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे प्रेशर को जब मैं बोल रहा हूँ फोर्स पर यूनिट एरिया, तो कोई भी फोर्स चलेगा नहीं। यहाँ पे कौन सा फोर्स लेना है आपको? जैसे समझो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसको मैंने एक प्लेटफॉर्म पे रखा है, तो इसको यहाँ से भी फोर्स लगा सकता हूँ, यहाँ से भी फोर्स लगा सकता हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो हम लोग कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं? तो हमेशा याद रखना, व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेशर, आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट। मतलब मैं कौन से फोर्स की बात करूंगा? देखो इस फोर्स की बात करूं कि ये फोर्स कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? तो हमेशा ये फोर्स कौन सा होगा बच्चों? परपेंडिकुलर फोर्स होगा। लेकिन सर हमेशा जिंदगी में जरूरी हम लोग ऐसे ही फोर्स लगाएंगे? उल्टा ऐसा फोर्स हम कभी लगाते नहीं, आटा गूंथने के अलावा। कभी लगा है ऐसा फोर्स? हम लोग हमेशा या तो ऐसे फोर्स लगाते या तो जब बचपन में गाड़ी खेलते थे, देखो रस्सी बांध के, तो हम लोग देखो क्रॉस फोर्स लगाते थे उसको। तो फिर उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रेशर निकालना है तो कुछ समझ आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? प्रेशर का जो फॉर्मूला है उसमें जो फोर्स है वो सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स है। मतलब ये बुक है तो मैं इसको बस सीधा फोर्स लगाऊंगा तभी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग सीधा फोर्स तो बहुत कम ही लगाते हैं ना। अभी ये गाड़ी है सपोज, है ना, तो हम लोग धागा ऐसे बांधते हैं, तो देखो फोर्स सीधा लग रहा है, फोर्स ऐसे थोड़ी लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो फोर्स तो यहाँ लग रहा है। तो इस केस में प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बच्चों देखो इसका ट्रिक हमने बहुत अच्छे से ऑलरेडी पढ़ा है, ध्यान से देखो। देखो समझो ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से ऐसे फोर्स लग रहा है, करेक्ट है? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कहीं भी फोर्स लग रहा है। लेकिन हमको जो प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये मुझे ये फोर्स से कुछ आंसर मिलने वाला है क्या? मुझे यहाँ का फोर्स चाहिए, तो यहाँ का फोर्स कैसे निकालेंगे? याद आ रहा है? पिछले लेसन में भी किया है हमने इसको। समझो यहाँ पे हम लोग इसको 45 डिग्री पे निकाल रहे हैं, 45 डिग्री पे प्रेशर लगा रहे हैं, 45 डिग्री पे फोर्स लगा रहे हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब मैं फोर्स परपेंडिकुलर नहीं लगा के कैसे लगा रहा हूँ? 45 डिग्री पे। तो मैं इस पे प्रेशर कैसे कैलकुलेट करूंगा? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर में जो फोर्स है वो कौन सा है? परपेंडिकुलर फोर्स। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। फोर्स को क्या करेंगे? देखो ये वेक्टर है ना, इसको रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करना सीखा है ना हमने? कैसे रिजॉल्व होता है? एक साइन थीटा में रिजॉल्व होता है और एक कॉस थीटा में रिजॉल्व होता है। अब ध्यान से देखो, एंगल कौन से साइड है? ये साइड है। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो कौन सा होगा? वेरी गुड, एफ कॉस थीटा। और यहाँ पे जो फोर्स आएगा कौन सा आएगा? एफ साइन थीटा। याद आया सबको? अच्छा, अगर हम भूल गए तो फटाक से देखिए रिजॉल्व कैसे करते हैं। समझो एक बॉटल है, इसको मैं यहाँ से भी खींच रहा हूँ, यहाँ से भी खींच रहा हूँ, सेम फोर्स के साथ। 100 न्यूटन फोर्स यहाँ पे भी लगा रहा हूँ, 100 न्यूटन फोर्स यहाँ पे भी लगा रहा हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बाबू? देखो ये बॉटल है, देखो अनिश आलिशा, इन लोग ने सीखा ये चीज। एक धागा यहाँ से, एक धागा यहाँ से। अगर मैं दोनों तरफ से सेम फोर्स से खींचूं तो बॉटल इधर जाएगा कि इधर जाएगा? कहाँ जाएगा? ऐसे बीच में जाएगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो एक ड्रम है, उसको आप उधर से भी खींचो, उधर से भी खींचो, तो कहीं नहीं जाएगा। कैसे आएगा? बीच में आएगा। तो ये जो है ना, ये हमारा ये फोर्स है देखो, और इस फोर्स को हमने क्या किया है? रिजॉल्व करना बोलते हैं। रिजॉल्व करना मतलब इन दोनों का आंसर क्या है? ये है रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर के क्वेश्चंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिजॉल्व करना। अब सवाल ये उठता है कि किस तरफ कॉस थीटा आएगा, किस तरफ साइन थीटा आएगा। तो ये कैसे निकाला था बच्चों हमने? इसको भी हमने सॉल्व किया है ना। कैसे किया था बताओ? चलो एक एग्जांपल लेके करते हैं। ये देखो, ये मेरा वेक्टर है, ठीक है? यहाँ पे मेरा एंगल है थीटा। अब हमको पता है ऑलरेडी आंसर, अगर ये एफ है, ये थीटा, तो ये आंसर क्या आना चाहिए? एफ कॉस थीटा। और ये क्या आना चाहिए? एफ साइन थीटा। चलो निकाल के देखते हैं ध्यान से, ठीक है? अच्छा देखो, ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। तो मैं इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ। देखो कैसे रिजॉल्व करते हैं एक बार लास्ट टाइम, ओके? तो मुझे पता इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ये कितना डिस्टेंस है? एक्स, बरोबर है? तो ये भी क्या होगा? ये कितना डिस्टेंस है? वाई। तो ये भी क्या हो गया? वाई, करेक्ट है? और इसको हमने क्या लिया है बच्चों? एफ लिया है। क्या लिया है? एफ। चलो मुझे y का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे बताओ? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हो? हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? रिजॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिजॉल्व कर रहे हैं वेक्टर को। वेरी गुड, साइन थीटा। देखो अपोजिट है ना, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट का आंसर क्या है? y अपॉन f। तो ये क्या मिलेगा? साइन थीटा। तो देखो y का आंसर क्या आया? यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया f साइन थीटा इज इक्वल टू y, यानी आपको मिला y इज इक्वल टू f साइन थीटा। समझ में आया? अच्छा, अब मुझे क्या करना है बच्चों? इसका आंसर निकालना है, इसका। तो इसके लिए कैसे करोगे? देखो ये थीटा के लिए कौन सा साइड है? एडजेसेंट साइड है। और एडजेसेंट किस में आता है? कॉस में आता है। तो क्या लिखोगे आप? कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट का वैल्यू कितना है? x, हाइपोटेनस कितना है? f, और यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा। तो देखो x का आंसर क्या है? f कॉस थीटा इज इक्वल टू x। समझ में? मतलब x इज इक्वल टू क्या है? f कॉस थीटा। ऐसे रिजॉल्व होता है। देखो इसलिए हमने x के साइड क्या लिखा है? f कॉस थीटा, और y के साइड क्या लिखा है? f साइन थीटा। तो हम बार बार इतना रामायण करेंगे नहीं। तो आपको याद रखना है, कोई भी एक वेक्टर है, अगर आपको उसको रिजॉल्व करना है तो जिस भी साइड थीटा आएगा उस साइड आप क्या लिखोगे? कॉस थीटा, और उसके अपोजिट साइड क्या लिखोगे? साइन थीटा। समझ में? ऐसे हम लोग रिजॉल्व करते हैं। गेटिंग? अब अपने टॉपिक पे आइए फटाक से, देखिए ध्यान से। देखो बच्चों, तो मैंने क्या लिया था? यहाँ पे एक ब्लॉक लिया है, ठीक है? प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा है, और ये मेरा नॉर्मल है, और यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ कितने डिग्री से? 45 डिग्री से, करेक्ट है?
अब इसको रिजॉल्व करो, चलो रेडी। अब रिजॉल्व करने का, समझो ये फोर्स है, तो रिजॉल्व कैसे करेंगे, एक यहाँ पे लाइन बनाएंगे, एक यहाँ पे बनाएंगे। देखो थीटा कौन सी साइड है, ये साइड है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, एफ साइन थीटा। समझ में आ रहा है? तो अब ये वाले केस में मैं कौन सा फोर्स लूंगा, यहाँ पे बताओ, एफ लूंगा, एफ। देखो यहाँ पे मुझे कौन सा फोर्स चाहिए, परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए, तो कौन सा वैल्यू लूंगा, वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला मेरा कैसे चेंज हो जाएगा, P इज इक्वल टू एफ साइन थीटा अपॉन ए, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। समझ में आया? प्रेशर निकालते हो हमेशा आपको कौन सा फोर्स लेना है, परपेंडिकुलर फोर्स ही लेना है। तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स मेरा एफ है क्या, नहीं, कौन सा फोर्स है मेरा, परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा। तो मेरे फॉर्मूला पे चेंज क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू एफ साइन थीटा अपॉन ए। अब चलो कमाल का चीज करते हैं, इसका यूनिट निकाल के बताओ कोई मुझे, यूनिट प्रेशर का यूनिट क्या आएगा मालूम है किसी को, बताओ क्या आएगा। देखो ना क्या है फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स किस में निकालते हैं, न्यूटन में, एरिया कैसे आता है, मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आया? प्रेशर का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आया? सीजीएस में क्या आएगा, सीजीएस में न्यूटन को किस में लिखते हैं, डाइन, और नीचे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर रेज़ टू -2। ये -2 क्यों आ रहा है समझ रहे हो बेटा, देखो नीचे स्क्वायर है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2। तो ये भी प्रेशर का यूनिट है, किसमें, सीजीएस में। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पास्कल। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेशर का एक और यूनिट है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो यूनिट, हाँ एंट्रेंस के लिए आपको काम आएगा, 1 मार्क्स के लिए। अगर हम लोग को स्टैंडर्ड यूनिट बोलेंगे तो क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस में क्या हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसी का इसी चीज को, एक दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। सब एक ही चीज है, तीनों एक ही मतलब है। यूनिट मतलब समझता है ना, प्रेशर को किसमें नापा जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका डायमेंशन कोई निकाल के दे सकता है मेरे को, डायमेंशन फर्स्ट लेसन 11th का डायमेंशन, कोई डायमेंशन निकाल सकता है पास इसका प्रेशर का, कैसे निकालते हैं मालूम है ना, आपने 11th में पढ़ा है ना बच्चों। चलो रेडी करते हैं, सॉल्व करते हैं, मजा आएगा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है बच्चों, देखो प्रेशर का हमको क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला लिखो, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो पहले फोर्स का डायमेंशन निकालो। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो मैं लिख रहा एम वी अपॉन टी। चलो अब इसका डायमेंशन लिखते हैं, बताओ मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, केजी। वेलोसिटी किसमें आता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, डिस्टेंस, ऐसे रखो। चलो डिस्टेंस, पहले से एक टाइम था एक और टाइम है, तो टाइम इंटू टाइम क्या हो जाएगा, टाइम स्क्वायर। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्का। देखो वेलोसिटी की जगह पे क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये टाइम नीचे आके क्या होगा, समझा, हाँ। तो इसको v रख दो। अब बताओ क्या आया, मास किस में लिखोगे, केजी, डिस्टेंस किस में लिखोगे, मीटर, और टाइम किस में रहेगा, सेकंड्स में। चलो डायमेंशन लिखे बच्चों, एल एम टी। लेंथ है इसमें है, देखो मीटर है ना 1, मास है इसमें यस केजी 1, टाइम है इसमें 2 है, वेरी गुड। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2। समझ में, ये किसका यूनिट आया बच्चों, फोर्स का। ऐसे नीचे एरिया भी ना, एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, बरोबर है। मतलब क्या हो जाएगा, एल रेज टू लेंथ है ना, m0 t रेज टू माइनस सॉरी t0। समझ में। अच्छा अब दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो हमको प्रेशर का फॉर्मूला निकालना जो क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की जगह पे क्या लिखेंगे, L1 m1 t रेज टू -2 अपॉन नीचे क्या आएगा, L2 m0 t0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब कुछ ऐसे ये कट हो रहा है ना, नीचे 2 है ऊपर 1 है, तो नीचे 1 बच गया, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या मिला, L रेज टू -1 m रेज टू 1 t रेज टू -2। समझ में आया बच्चों, इतना एग्जाम में करने की जरूरत है क्या, नहीं, आप लर्न करके जा सकते हो, लेकिन बाय चांस भूल गए तो सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपको आना चाहिए, एक बार बिना देखे फटाक से ट्राई करो, फिर खत्म करते हैं। आज एक लास्ट टॉपिक बचा है, फिर खत्म करते हैं। एक लास्ट टॉपिक है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मालूम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 8th स्टैंडर्ड में टॉपिक था साइंस में। शायद मेरे को जहां तक याद है ये टॉपिक में डोंबिवली में पढ़ाने का था, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में 3rd आए थे हम लोग के कॉलेज टीचिंग कॉम्पिटिशन में। तो मेरे को जहां तक याद है शायद हमारे सर के ऊपर 3400 kg का वजन है इस समय, हमारे सर पे, हमारे सर पे नहीं, हमारे सर पे 3400 kg का वजन है, दबाव है इतना। एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर मतलब क्या, वातावरण। देखो ये हमारी धरती है, ये हमारी धरती है, तो धरती के अराउंड बहुत सारे लेयर्स है, पता है ना, ओजोन लेयर्स बोलते हैं हम लोग, बरोबर है। अब ये सब लेयर्स किससे बने हुए बच्चों, गैसेस से बने हुए। किससे बने हुए, तो ये जो गैसेस है ना, ये हमारे ऊपर दबाव डालती है, सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, धरती पे हर ऑब्जेक्ट के ऊपर। हाँ, अंदर से फोर्स बैलेंस करता है ना, हमारे अंदर का जो फोर्स है उसको बैलेंस करता है।
समझ आ रहा है? जैसे मैंने बताया था कि आप लोग को, हम लोग स्पेस में जाते हैं और अगर हम स्पेस सूट नहीं पहने तो हमारा बॉडी क्या होगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, लेकिन अंदर से ब्लड प्रेशर तो है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करे। लेकिन अगर हम स्पेस में ऐसे ही चलेंगे तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। समझ आ रहा है? एक समझने की बात है, क्योंकि वहां पे बाहर से कोई फोर्स नहीं, हमारे बॉडी के फोर्स को बैलेंस करने के लिए। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर जो दबाव डालता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझा व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, ये जो प्रेशर है ना, ये विद डेप्थ, सोच के बताना, विद डेप्थ। डेप्थ मतलब क्या, गहराई। ये जो प्रेशर है विद डेप्थ बढ़ेगा या कम होगा, सोच के बताओ। विद डेप्थ मतलब ऐसे समझो, समझो ये तालाब है, ये तालाब है, समझो ऐसा सस्ता तालाब है, और ये पानी का लेवल है। समझो यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई तैर रहा है और सेकंड केस में कोई यहाँ तैर रहा है, जाते नहीं के अंदर, क्या बात करता है, और सब नहीं तैर रहा है, सबमरीन है, ठीक है। तो ये सबमरीन केस ए है, केस बी। तैरते ना लोग, अंदर भी तो जाते ना। अगर मैं तैरना छोड़ूंगा तो मैं नीचे ही चले जाऊंगा। नहीं, थोड़ी देर बाद आते ना तैर के फिर वापस से। हाँ, कुछ नहीं है, देखो सब लोग तैर सकते बेटा, सबको स्विमिंग आता है। आपको आता है? सबको आता है। कोई क्या तुरंत करता है और कोई क्या 2-3 दिन बाद अपने आप आके करता है। समझ आ रहा है? लेकिन स्विमिंग सब आपको आता है, स्विमिंग आपको आता है। तो जिसको नहीं आता है, अगर हम उनको पानी में फेंक देंगे तो तुरंत नहीं तैरते, एटीट्यूड प्रॉब्लम। वो 2-3 दिन बाद आएंगे, ऊपर तैरते हुए दिखेंगे। समझ आ रहा है कुछ? क्या समझे? अरे बेटा मर जाएंगे वो, 2 दिन बाद खुल जाएगी बॉडी, ऊपर आएगी, तैरेंगे। क्या है यार बाबू? हाँ, पेपर में भी आएंगे। नॉर्मल तैरने वालों का पेपर में नहीं आता, जो 2-3 दिन बाद तैरते हैं ना ऊपर आके, उसका न्यूज में भी आता है। वाह, हाँ हाँ हाँ, वह खाना भी मिलेगा ना। इसीलिए मैं कोई टॉपिक छेड़ता नहीं, समझ रहे हो? ये तो हम लोग ने वीडियो बनाना चालू किया, नहीं तो ये लोग बहुत आगे जाते हैं। चलो हाँ, देखो यहाँ पे बताओ कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, ए वाले पे कि बी वाले केस में? पक्का? क्यों ऐसा बच्चों? यहाँ पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है देखो, लेकिन यहाँ हाँ, इसमें क्या हो रहा है, पानी का भी दबाव आ रहा है। मतलब हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। डेप्थ को मैंने एच से दिखाया, मतलब हाइट। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। जितना डेप्थ बढ़ते जाएगा उतना प्रेशर भी बढ़ते जाएगा। इसी का एग्जाम्पल है वो जो गए थे उन लोग सबमरीन देखने गए थे, ओशन गेट टाइटैनिक देखने गए थे, तो उनके ऊपर कितना दबाव था, समुद्र के बहुत ज्यादा नीचे गए थे वो लोग, और सोचो कितना सारा पानी। तो वहां पे एक्सप्लोजन हुआ था, जुप इम्प्लोजन हुआ था, मतलब 1 सेकंड में पूरा का पूरा वो सबमरीन पचक के गायब हो गया। हाँ, तो फिर मतलब हड्डी वड्डी भी नहीं मिली उनकी, इतना प्रेशर था पानी का। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, अब उनको देखने लोग जाएंगे, ठीक है। तो यही अपना टॉपिक है बच्चों। हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। जितना डेप्थ बढ़ेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो टॉपिक का नाम लिखो सब लोग जल्दी से। ये एक डेरिवेशन है, लास्ट करके जाएंगे। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। इंक डालना पड़ेगा, इंक बॉटल लेके बैठने का नेक्स्ट टाइम सर। रेडी? ये है पेज नंबर 28। ये फैन बंद करना है, एकदम खोपड़ी के ऊपर ही फैन चलता है। ये अगली बार से मैं कभी बंद चालू करने बोला खबरदार कोई हाथ लगाने के, तो उठ के जाके बंद चालू करेगा, सुनना है? ठीक है, तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम 2.3.1। चलिए देखिए यहाँ पे, अब फटाफट देखना, लास्ट टॉपिक है, डेरिवेशन है छोटा सा, एक ही डेरिवेशन आज पढ़ रहे, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल मतलब परसों। हाँ ओके सर, कोशिश करेंगे। पता नहीं यार, मेरे को लेट हो ही जाता है। अब मैं 6:45 बजे से उठा, पावर का था आज 7:45 बजे, देखो पहले ही क्या था सर, हाँ तब से उठा हो, पर लेट हो ही जाता है। मेरे जेनेटिक्स खराब है, नहीं भगवान सॉरी, जेनेटिक्स अच्छे हुए। तो यहाँ पे समझो मैंने कंटेनर लिया है, उसके अंदर मैं एक लिक्विड कॉलम ले रहा हूँ। हाँ अच्छी बात है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर लिक्विड कॉलम है, मतलब कोई लिक्विड का ऐसा कंटेनर छोटा सा। सच में ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग हाँ कोई बर्तन नहीं रख रहे, लिक्विड कॉलम, ये लिक्विड का ऐसा छोटा सा कुछ शेप है। पॉसिबल है क्या ऐसा लिक्विड का शेप? नहीं, तो हम एज्यूम कर रहे हैं, हाँ समझो, तो हम एज्यूम कर रहे हैं। हाँ यस, वी आर एज्यूमिंग इट। तो इसका हाइट कितना दिया है बच्चों? h, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? एक ही फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, mg, करेक्ट। अभी आप नहीं, सच में लग रहा है, आप चाहिए तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं सरफेस के ऊपर,
आपके इजी अंडरस्टैंड। जैसे ही मैं बोला ना नीचे एक ही फोर्स का mg दिया तो फिर इसने मैंने डायग्राम थोड़ा और बेटर कर दिया। अब ठीक है बेटा, ओके। तो इसमें एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, प्रेशर का फॉर्मूला निकालना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन मैंने क्या बोला, फोर्स कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर फोर्स, बराबर। अब फोर्स के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना फोर्स लग रहा है ऐसे समझो, कितना फोर्स लग रहा है जितना उसका वेट है, वेट कितना है mg। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ही होता है ना बेटा। लेकिन यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी वाला। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ, mg। बस यहाँ पे एक ही ट्विस्ट है बच्चों, ये जो मास है ना इसको आप डेंसिटी के फॉर्म में लिखो। डेंसिटी मतलब क्या होता है बच्चा, बताए आपको, आपको पता है डेंसिटी मतलब। अब मैं इसका हिंदी में मतलब बताऊंगा तो तुम फिर उसका मतलब पूछोगे। घनत्व, हाँ घनत्व। अब इसका घनत्व समझ रहे, घनत्व समझ रहा है बेटा, डेंसिटी बेटर था ना, हाँ ऐसा समझाता हूँ। लकड़ी जो थी ना, लकड़ी उसकी डेंसिटी कम होती, हर चीज की अपनी डेंसिटी। अगर जिसकी भी डेंसिटी पानी से कम है वो पानी में तैरेगी, और जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है पानी में डूब जाएगी। समझ में आ रहा है, सब जिसको तैरने नहीं आता है सबकी ज्यादा है, जब वो 2 दिन बाद सीख जाएंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे, मास को डेंसिटी के फॉर्म में लिखते हैं। किसी भी चीज का डेंसिटी, जैसे अभी देखो मैं पानी में आलू डालूंगा तो डूब जाएगा, लेकिन उस पानी में हम बहुत सारा नमक डालेंगे 4-5 किलो, फिर हम आलू को डालेंगे तो आलू डूबेगा, नहीं डूबेगा। 4-5 किलो का 1-1.5 किलो में नहीं डूबेगा, क्यों? नमक क्या करेगा, पानी के डेंसिटी को बढ़ा देगा। देखो दुनिया में डेड सी करके है, डेड सी, पता है एक समुद्र है, नदी है, छोटा सा तालाब है, पता नहीं क्या सी क्यों बोलते हैं, समुद्र थोड़ी है, छोटा सा तालाब जैसा है शायद कुछ, शायद आई एम नॉट श्योर। काला पानी कहाँ है, देख तू देख के बोल रहा है, तू देख के बोल रहा है, ठीक है। ओके तो मैं कह रहा हूँ डेड सी, इतना उसमें नमक, इतना नमक है आप उसमें डूब ही नहीं सकते। आप उसमें अपने बॉडी को ऐसा छोड़ बिना मरे तैरेंगे बेटा इस बार। हम लोग उसमें डूब नहीं सकते। क्यों नहीं डूब सकते, क्योंकि उसमें इतना नमक है कि वो उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गया। हाँ तो वहाँ पे सब देवी शक्ति साबित कर रहे थे। हाँ तो बेटा ये तू इंडिया में ऐसा मत करना, लोग तेरे को टेस्ट करने के लिए सीधा फेंक देंगे वरा देवी में, फिर तो सीधा देव के पास ही जाएगा देव शक्ति प्रूव करने के लिए। समझ आ रहा है, गेटिंग? हाँ ठीक है, समझा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा है वहाँ पे चीजें डूबती नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मास को डेंसिटी के फॉर्म में लिखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको याद होगा तो डेंसिटी से क्या होता है बच्चों, मास पर यूनिट वॉल्यूम, बरोबर है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर। दिया ये जो डाउट पूछने का तरीका ना थोड़ा कैजुअल है, जैसे मेरे को टॉपिक पढ़ा तो दिया को नहीं समझा तो मैं उसको एक बार फिर समझा देता हूँ कि मैं समझ जाता हूँ कि ये नहीं समझी। नहीं वो उसका तरीका है डाउट पूछने का। हाँ बेटा बता रहा है। ठीक, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऐसे मास का फॉर्मूला क्या निकलेगा बताओ। देखो वॉल्यूम में डिवाइड करके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपको क्या मिलेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। अच्छा डेंसिटी को हम लोग कैसे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। रोना नहीं बेटा, हाँ सिर्फ इसका नाम रो है, रो, ठीक है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इज इक्वल टू मास। अच्छा अब ध्यान से देखोगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाह वाह, लेंथ इनटू ब्रेथ किसका फॉर्मूला है, एरिया का। किसका फॉर्मूला है, बोली भी तो डर डर के, एरिया का। डर लगता है ना आंसर देने में, ठीक है। तो मास का फॉर्मूला क्या है, रो इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेकिन लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब क्या होता है बच्चों, एरिया इनटू एच। तो हमको क्या मिला, रो ए एच। तो मास का फॉर्मूला क्या मिला, रो ए एच। अब इस मास का वैल्यू को यहाँ पे डालो, आंसर सॉल्व हो गया। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन था तो क्या आएगा, रो ए एच इनटू जी। लेकिन हमको क्या निकालना है, प्रेशर। तो प्रेशर पे, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। वो भी कौन सा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। तो फोर्स की जगह पे क्या लिखोगे, रो ए एच जी अपॉन ए। देखो ए कट हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें जो पानी है उसका डेंसिटी रो है तो वो चेंज होगा क्या, कहीं पे भी जाओगे वो पानी का डेंसिटी तो उतना ही रहेगा। पानी जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक डेंसिटी चेंज होगा क्या, नहीं। मतलब यहाँ पे रो क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन चेंज होगा क्या, आप नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ पोल पे जाओगे तभी चेंज होगा एक्सेलरेशन, मालूम है ना। वरना पूरे धरती पे एक्सेलरेशन क्या है, सेम। मतलब यहाँ पे जी भी क्या है, कांस्टेंट। तो देखो मुझे क्या मिला है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। लेकिन रो और जी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एच। अब इस इक्वेशन को अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या मिलेगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। देखो ना इस साइन को वापस हटा के तो वापस यही बनेगा ना। तो देखो प्रूफ हो गया कि अगर प्रेशर बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, डेप्थ को बढ़ाना है। मतलब प्रेशर कब बढ़ेगा, जब डेप्थ बढ़ेगा। प्रेशर कब कम होगा, जब डेप्थ कम होगा। समझ में आया, इजी था टॉपिक, अच्छा लगा, समझा। तो आज हम लोग यहाँ पे एंड करें, नेक्स्ट सेक्शन में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो टॉपिक क्या था, प्रेशर इज प्रेशर, हाँ प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। समझ में आया, पक्का, ठीक है। हाँ हाँ
7 से 11। हाँ ठीक है, चलो इसको लिखना है बिना देख के, और इसके पहले वाला वो भी निकालो, डायमेंशन निकालो, चलो फटाफट।